Hello students, this is Chanda. Welcome to our channel, the Unique IQ Team. Students, today we are going to discuss a chapter named Dust of Snow of class 10th. Before introducing the chapter, I would like to draw some essential feature of our Unique IQ Team. So students, हमारे यूनिक IQ टीम के शिक्षकों का लगातार यह प्रयास रहा है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन दे पाएं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। स्टूडेंट्स, आइए हम लोग पोयम को देखते हैं कि पोयम में है क्या। एक्चुअली ये जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, इसे लिखा है डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोयम कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मीन्स कि डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है वो अमेरिका के फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है, मीन्स कि उसको लिखा है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ था और उनकी डेथ 1963 में हो गई थी। अब हम लोग पोयम की तरफ मूव करते हैं। द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। तो पोयम को हम लोग पहले पढ़कर देखते हैं। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Means ये जो पूरा पोयम है, ये पोयम जो है सिंबॉलिक है। ये पोयम सिंबॉलिक है। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो इज अ सिंबॉलिक पोयम। सिंबॉलिक मतलब क्या होता है? सिंबल मतलब होता है प्रतीकात्मक। सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक, यानी कि किसी भी चीज का सांकेतिक पोयम है। डस्ट ऑफ स्नो इज अ सिंबॉलिक पोयम, ये सांकेतिक पोयम है। इसमें क्या संकेत दे रहा है? पोएट का जो मूड है वो पूरी तरह से खराब है, लेकिन हेमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो एंड क्रो की वजह से पोएट का मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। तो जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है वो सिंबल किस चीज का होता है? वो सिंबल होता है डेथ का, इलनेस का एंड बैड थिंग्स का। नाउ इट्स कंटेन 8 लाइन्स एंड 2 स्टांजाज। ये जो पोयम है टोटल 2 स्टांजाज हैं और प्रत्येक स्टांजा कंटेन करता है 4 लाइन्स, यानी टोटल 8 लाइन्स की ये पोयम है। इट्स राइम स्कीम इज ABAB CD अब ये राइम स्कीम क्या होता है? तो राइम स्कीम का मतलब होता है, हिंदी में तुकबंदी बोलते हैं। और जैसे कि लास्ट में एक ही शब्द जो है, एक ही साउंड बार बार आना चाहिए। जैसे आना जाना, ये 2 वर्ड एक साथ आया तो इसको हम लोग राइम स्कीम बोलते हैं। हाँ, देखिए राइम स्कीम कैसे है। जैसे यहाँ पे है क्रो और ये है स्नो, इसका हम राइम स्कीम क्या बोल रहे थे? ABAB एंड CD। अब ये राइम स्कीम ABAB CD कैसे हुआ? तो देखिए, क्रो इसको हम सपोज A मान लिए और ये लास्ट में क्या है? मी, यानी कि B। अब देखिए, क्रो से मिलता जुलता वर्ड स्नो आ रहा है तो ये भी हो गया A, और फिर मी से मिलता जुलता वर्ड आ रहा है ट्री, यानी ये हो गया B। सेम हियर, हार्ट से मिलता जुलता वर्ड पार्ट है यानी C, और ये C हो गया, और मूड से मिलता जुलता पार्ट है रूड, यानी D हो गया। रूड मतलब होता है किसी भी चीज के लिए रिग्रेट करना, बैड थिंग्स के लिए। हमारे लाइफ में कुछ भी बैड थिंग्स हो जाए उसके लिए रिग्रेट करना, मीन्स पछतावा करना को हम लोग रूड बोलते हैं। ये जो सुक डाउन मतलब हिलना। हेमलॉक ट्री हो गया धतूरे का पेड़, हम लोग झारखंड में इसको धतूरे का पेड़ ही बोलते हैं। और ये जो क्रो मतलब कौवा। द वे अ क्रो, यानी जिस तरह से एक कौवा सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि पोएट जो है वो बैड मूड में है और एक जगह से क्रॉस कर रहा है, तो हेमलॉक ट्री के नीचे से जब वो क्रॉस करता है, सेम उसी टाइम एक कौवा जो है वो उसके मूवमेंट के कारण जो डस्ट है, स्नो का डस्ट है हेमलॉक ट्री पे, वो सूख होता है यानी कि हिलता है और पोएट के ऊपर गिर जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जो कि उसके हृदय और मूड, दिमाग दोनों को बिल्कुल चेंज कर देता है, क्योंकि वो बैड मूड में था, लेकिन अब जो ये डस्ट ऑफ स्नो
गिरा, यानी कि बर्फ का जो धूल गिरा, तो बर्फ क्या होता है, शीतलता का प्रतीक होता है, तो इन पे गिरता है तो उससे इनका दिमाग चेंज हो जाता है। और अब पोएट ये सोचते हैं कि सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, कि मैं पूरे दिन ये चीज़ रिग्रेट करता। आप लोग जानते हैं कि अगर सुबह सुबह कोई भी चीज़ हमारा दिन सुबह खराब चला जाए तो पूरा दिन उसी के बारे में सोचते हैं और खराब जाता है। तो पोएट के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था कि उनका जो दिमाग था वो किसी चीज़ के लिए डिस्टर्ब था। तो वो कहते हैं कि जब ये डस्ट जो स्नो का है वो मेरे ऊपर गिरा तो उससे मेरा दिमाग और हृदय दोनों चेंज हो गया, जिसने हमें पूरे दिन पछताने से हमारे पूरे दिन को बचा लिया। नेक्स्ट, अब हम लोग राइम स्कीम, स्टांजा पैटर्न सारा चीज देख लिए। अब हम लोग सेंट्रल आइडिया ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, हम इस पोयम के सेंट्रल आइडिया को देखने का प्रयास करते हैं। अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम एक बार फिर से इसको स्लोप कर देंगे, स्वाइप कर देंगे और आप इसको ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम स्वाइप करके आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा कि हमने पढ़ा कि डस्ट ऑफ स्नो जो है वो बहुत ही सुंदर छोटी सी कविता है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वन मूड्स। कहता है पोएट कि ये जो कविता है वो क्या एक्सप्रेस करता है, तो एकदम कोई छोटी से छोटी चीज है ना, वो किसी के मूड को चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। The poet has mentioned crow and hemlock tree in this poem that are believed to be a symbol of bad omen. पोएट कहते हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री यानी कि कौवा और जो धतूरे का पेड़ होता है वो माना जाता है किस चीज़ का सिंबल, बैड थिंग्स का, अशुभ का सिंबल माना जाता है। गांव में भी हमारे झारखंड में तो खास करके धतूरे के पेड़ को और कौवे को अशुभ का सिंबल माना जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, द पोएट डिस्क्राइब्स द डार्क, डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड। कहते हैं कि जो पोएट है वो डिस्क्राइब करते हैं डार्क एंड डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर। ये जो कौवा और धतूरा होता है वो नेचर से रिलेटेड है, यानी प्रकृति से रिलेटेड है। और प्रकृति में क्या है, इसको किस चीज का सिंबल माना जाता है, डार्क यानी ब्लैक, काला, डिप्रेसिव यानी कि माइंड से डिप्रेस्ड, एंड बिटर साइड यानी एकदम कड़वा पक्ष होता है किसी भी चीज का, जो कि किस चीज के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, किस चीज को दिखा रहा है। तो सिमिलर मूड मतलब कि पोएट का दिमाग भी वो डार्क, डिप्रेसिव और बिटर है। लेकिन बट व्हेन द क्रो shook the hemlock tree and the particles fell on the poet, his mood uplift suddenly। कह रहे हैं कि जब क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री से को सुक करता है यानी कि हिलाता है, उसके मूवमेंट से जब हेमलॉक ट्री हिलता है और जो स्नो पार्टिकल्स हैं, बर्फ के जो धूल हैं, बर्फ के जो कण हैं पोएट पे गिरते हैं, उनका मूड जो है अचानक से अपलिफ्ट हो जाता है, यानी कि एकदम प्रसन्न हो जाता है। वी गेट ए मैसेज। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है, ये मैसेज हमको मिलता है कि वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन वर्स्ट सिचुएशन, यानी कि हमें बुरी से बुरे सिचुएशन में भी आशा नहीं खोना चाहिए, हमें आशा को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। We must also remember that nature and its object have the ability to make one happy and come out of hopelessness। यहाँ पे हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि नेचर और इसके जो चीज़ें हैं, नेचर में जो विद्यमान है चीज़ें, जैसे अभी यहाँ पे कौवा को देखें, हेमलॉक ट्री को देखें, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो ये चीज़ में सक्षम होती हैं कि किसी का जो मूड है वो खराब है उसको खुश करने में, और कोई निराश है उसके पास आशा नहीं है, उस निराशा को आशा में बदलने की ताकत रखते हैं। अब हम लोग पोएम के सेंट्रल आइडिया को जान पाए। सेंट्रल आइडिया मीन्स उसका मेन बिंदु क्या था, आखिर एक्चुअली में पोएम कहना क्या चाह रहा था। तो पोएम यही कहना चाह रहा था कि हमें कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो उसमें होप नहीं खोना है। नाउ अब हम लोग चलते हैं थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी पोएम का थीम क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो इज अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग इरिटेट हो रहे होंगे, लेकिन इट्स माय कंपल्सन।
सो द पोएम इज सेट ऑन अ विंटरी डे। एक्चुअली ये जो पोएम का जो सेटअप हुआ है, यानी कि पोएम को वैसे सिचुएशन में लिखा गया है, जब लिखा गया था तब वो उस टाइम का जो मौसम था वो ठंडे की दिन थी। इन द फर्स्ट स्टांजा, पहले स्टांजा में द पोएट डिस्क्राइब्स अ सिंपल नेचर हैपनिंग। अच्छा ये बताइए, तो पहले स्टांजा में क्या हुआ था कि कौवा जो है वो हेमलॉक ट्री को बस सूख किया है और पोएट वहां से क्रॉस कर रहा है, तो ये तो नेचुरल होता है, ये तो कहीं भी हो सकता है। ठंड के दिन में आप लोग देखें ओस 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 मतलब जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पानी के बूंद जैसे दिखते हैं, वो तो कहीं भी आप क्रॉस कर रहे हैं तो पेड़ के ऊपर से, ये नेचुरल चीज हुआ। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टांजा में ये नेचुरल हैपनिंग, नेचुरल घटना को दिखाया गया है। लेकिन द स्नो इज फॉलिंग हेवली, स्नो जो है वो हेवली यानी कि भारी मात्रा में स्नो गिर रहा है। द स्नोवी फ्लैक्स, स्नोवी मतलब बर्फीली और फ्लैक्स मतलब परत, यानी कि बर्फीली परत, हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्रीज। कह रहा है कि ये जो स्नोवी फ्लैक्स है यानी बर्फ के जो परत है, पूरे पेड़ के ऊपर वाला टॉप यानी कि पूरे भाग को एक परत जम गया है बर्फ से। द पोएट इज स्टार्टिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, स्टैंडिंग। पोएट जो है एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। द मूवमेंट ऑफ अ क्रो ऑन दैट ट्री मेक्स द डस्ट ऑफ स्नोफॉल ऑन द पोएट। और क्रो के मूवमेंट के कारण, यानी क्रो जब मूवमेंट करता है, थोड़ा हिलता डुलता है, तो उसके मूवमेंट के कारण जो ये डस्ट है, स्नो के डस्ट जो है वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। द क्रो यानी कौवा जो क्या है, इज अ सिंबल ऑफ इल ओमेन एंड द हेमलॉक ट्री also associated with person are not auspicious things। कहा जाता है कि धतूरे से रिलेटेड, ऑस्पिशियस मतलब होता है अशुद्ध, क्या चीज, अशुभ, अशुभ होता है। क्रो जो है किस चीज का सिंबल होता है, बीमारी का, दुख का, और उसी तरह से हेमलॉक ट्री जो है वो अशुभ चीज का संकेत होता है, अशुभ चीज का सिंबल होता है। हाउएवर, हालांकि इन द सेकेंड स्टांजा, लेकिन सेकेंड स्टांजा में द फॉलिंग ऑफ स्नोवी फ्लैक्स, जो स्नोवी फ्लैक्स थे यानी कि बर्फ के जो परत थे उसके गिरने के कारण, एंड द सीन लीव अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द मेंटल स्टेट एंड मूड ऑफ द पोएट। कहते हैं कि इसका थीम क्या है, थीम मतलब कि पोएम का सेटअप। तो सेटअप क्या हुआ है कि नेचुरल अकरिंग हो रहा है, नेचुरल हैपनिंग हो रहा है कि पोएट जा रहे हैं, वहां से एक कौवा जो है वो हिलाता है पेड़ को, उनके ऊपर गिर जाता है। लेकिन गिरने से उनका क्या होता है, वो स्नोवी फ्लैक्स के गिरने से एक एकदम भयानक इफेक्ट छोड़ता है, किस पे, मेंटल स्टेट एंड मूड ऑफ द पोएट, पोएट के मूड पे और पोएट का जो मानसिक स्थिति है उस पर एक बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। वो अच्छा प्रभाव कैसे डालता है, तो सो फार द डे हैज बीन क्वाइट ग्लूमी एंड द वेस्टेज फॉर हिम। उस दिन हुआ क्या था कि उनका जो दिन था वो पूरी तरह से ग्लूमी, बेकार, एंड वेस्टेज फॉर हिम, एकदम बेकार हो गया था, बुरा हो गया था। बट दिस ऑर्डिनरी नेचुरल हैपनिंग, ये जो असाधारण साधारण नेचुरल हैपनिंग था यानी नेचुरल घटना जो था, सडनली ब्रिंग्स अ डिजायर्ड चेंज इन हिज मूड, तो उनके चाह के अनुसार उनके मूड में चेंजिंग ला देता है। क्या चीज, तो बर्फ का पार्टिकल्स का उनके ऊपर गिरना। इट ग्लैडन्स हिज हार्ट, ये जो है उनके हृदय को उद्विग्न कर देता है, खुशी से भर देता है। He realizes that the falling of snowy flakes on him has saved the day। और पोएम का जो लास्ट लाइन है वो है ये कि जब वो स्नो पार्टिकल्स उनके ऊपर गिरते हैं तो उनका मूड चेंज हो जाता है, और ये जो है उनके पूरे दिन को बर्बाद होने से, उन्होंने महसूस किया कि इस पार्टिकल्स के गिरने से उनके पूरे दिन को बर्बाद होने से बचा लिया। नाउ मूव ऑन। नाउ ही हैज नो रिग्रेट, अब उनके पास कोई पछतावा नहीं है। किस चीज का पछतावा नहीं है, ये कि उनका पूरा दिन बेकार चला जाता, एज द होल ऑफ द डे हैज नॉट गॉन वेस्ट। अब उनको इस चीज का पछतावा नहीं कि अब उनका दिन पूरा बेकार चला जाएगा। द मोमेंट्स ऑफ द स्नोफॉल एंड देयर इफेक्ट हैव सेव्ड द डे, यानी कि स्नोफॉल के गिरने का जो मोमेंट था एंड उसका जो इफेक्ट हुआ, इसके कारण उनके पूरे दिन को सेव कर लिया यानी बचा लिया। अब उनका पूरा दिन बेकार नहीं जाएगा, वो बैड मूड में पूरे दिन नहीं रहेंगे। दे हैव ब्राउट ए चेंज इन हिज मूड, वे जो चीज़ें थी, क्या चीज़, वो स्नो पार्टिकल्स और उनके ऊपर गिरना, ये जो चीज़ें थी उनके मूड को ग्लैडेंट कर देती हैं यानी एकदम खुश कर देती हैं, एंड अपलिफ्टेड हिज स्पिरिट, और उनके आत्मा को अपलिफ्ट करती हैं। अब देखिए, हम लोग पोयम तो पढ़ लिए, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं पोएटिक डिवाइस, हेडिंग क्या दिया हुआ है, पोएटिक डिवाइस
हेडिंग क्या दिया हुआ है हमारा, पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीच। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पोएटिक डिवाइस होता क्या है। एक्चुअली में पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच दो अलग अलग टर्म है, लेकिन कभी कभी इनको एक साथ लेके हम चल सकते हैं। तो पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच वैसे ऑर्नामेंट है। पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच को हम ऑर्नामेंट कह सकते हैं। किस चीज़ का, तो कोई भी लिटरेरी वर्क मीन्स पोयम, स्टोरी, नोवेल, ड्रामा, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको ऑर्नामेंट करने के लिए उनके जो विचार हैं, उनके जो तथ्य हैं, उनकी जो भाव है, उस भाव को अच्छे से बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए, उनका जो भाव है अच्छे ढंग से आए, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। पोएटिक डिवाइस नॉर्मली पोयम में यूज किया जाता है एंड फिगर ऑफ स्पीच पोयम और बाकी अन्य लिटरेरी वर्क में यूज किए जाते हैं। तो पहला जो हमारे इस पोयम में जो पहला चीज आया है पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच, वो क्या है, इमेजरी। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन उठेगा कि भाई इमेजरी क्या होता है। तो इमेजरी मीन्स कि काल्पनिक चीजें। अब हम एक चीज आप लोग देखें, पोयम में क्या होता है, पोयम में ना उसका शाब्दिक अर्थ कुछ हो रहा है, लिटरेरी मीनिंग कुछ हो रहा है और सिंबॉलिक मीनिंग कुछ होता है। जैसे इसमें क्या है कि कह रहा है कि हेमलॉक ट्री को हिलाया गया। हेमलॉक ट्री को हिलाया गया, इसका मतलब क्या था कि उसमें हेमलॉक ट्री बैड का निशानी है, तो बैड चीज को हम हिला रहे हैं, हम कल्पना कर ले रहे हैं कि उसके हिलाने से हमारा मूड चेंज हो गया है, कर ले रहे हैं। तो इमेजरी मीन्स नॉर्मली काल्पनिक होता है, काल्पनिक पोएटिक डिवाइस है। तो इसमें कहाँ पे इमेजरी का यूज हुआ है, तो फर्स्ट यूजेज सिंपल इमेजरी लाइक अ क्रो स्कैटरिंग स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यानी कि क्रो जो है हेमलॉक ट्री को स्कैटर कर रहा है, हिला रहा है, एंड डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन द पोएट टू डिपिक्ट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन द पोएट। यानी कि पोएट का जो दिमाग है, पोएट पे ना पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। पोएट का नेचर उस टाइम कैसा था, थोड़ा बिहेव बुरा था, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि उनका मूड सही नहीं था। लेकिन वहाँ पे ये कल्पना किया गया है कि पोएट ये डस्ट ऑफ स्नो के वजह से पोएट का जो मूड है वो चेंज हो गया है। अब है सेकेंड जो हमारा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, तो जब किसी सेंटेंस में सेम वर्ड और सेम लेटर रिपीट होता है, सेम साउंड रिपीट होता है, तो इससे पोयम का जो लय होता है, पोयम का जो भाव होता है, वो थोड़ा बेटर हो जाता है, यानी कि पोयम में अच्छे ढंग से हम उसको पढ़ पाते हैं। तो इसमें एलिट्रेशन हमारा कहाँ पे हुआ है, तो एलिट्रेशन हमारा देखिए ये देखिए एलिट्रेशन हमारा कहाँ हुआ है, हैज गिवन माई हार्ट। एक ही वर्ड में ह रिपीट हुआ है ना, एक ही साउंड। तो जब एक ही साउंड रिपीट होता है तब हम इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। सेम हियर, यहाँ देखिए सेव्ड सम, सेव्ड स वर्ड रिपीट हो रहा है, साउंड रिपीट हो रहा है। तो जब साउंड एक ही सेंटेंस में रिपीट होते हैं तब उसे हम एलिट्रेशन बोलते हैं। अगला जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है ये देखिए, एलिट्रेशन इज द अकरेंस ऑफ द सेम साउंड दैट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। यानी कि एलिट्रेशन तब होता है जब सेम साउंड रिपीट हो। सेम साउंड कब रिपीट होगा, तो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में और जो कि क्लोजली प्लेस हो। यानी कि सपोज कीजिए कि ये दो वर्ड है, तो इसमें भी ये वाला साउंड रिपीट होना चाहिए क्लोजली, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जब दो साउंड लगातार, दो वर्ड के जब साउंड्स रिपीट होते हैं तब वहां पे एलिट्रेशन का प्रयोग होता है, मीन्स वहां पे एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है वो है, देखिए उसमें हम पहले ही समझा चुके हैं कि हैज, हैव, ह साउंड रिपीट हो रहा है। सेम हियर सेव्ड सम, साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म तो हम पहले ही स्टार्टिंग में समझा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बताते हैं। सिंबोलिज्म मतलब होता है प्रतीकात्मक, यानी कि प्रतीक, यानी कि संकेत।
तो इसमें सांकेतिक कैसे, ये तो पोएम पहले ही हम बता चुके सांकेतिक है। सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर लेटर मीनिंग। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सिंबोलिज्म तब यूज होता है जब हम किसी वर्ड को सिंबल के रूप में प्रयोग करते हैं और वहां पे उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो कुछ और निकल रहा है, लेकिन जो उसका एक्चुअल अर्थ है जो हम चाहते हैं यानी पोएट चाहता है वो कुछ और हो रहा है। जैसे हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का शाब्दिक अर्थ धतूरा का पेड़ होता है। अब धतूरा का पेड़ से यहाँ पे क्या कोई रिलेशन था, नहीं था, लेकिन धतूरा का पेड़ किस चीज का सिंबल है, तो धतूरा का पेड़ जो है वो बैड का सिंबल है, इनऑस्पिशियस यानी कि अशुभ का संकेत है। तो यहाँ पे ये सिंबल यूज हुआ है। जैसे देखिए द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, द पोएट हैज यूजेस दिस एज अ सिंबल टू शो द इमोशंस लाइक डिजेक्शन, ग्लूम एंड डिप्रेशन। यानी क्रो और हेमलॉक ट्री को यहाँ पे सिंबल के रूप में यूज किया गया है, पोएट ने यूज किया है, जो किस चीज का सिंबल है, तो वो इमोशंस को दिखा रहा है। किस प्रकार का इमोशन, डिजेक्शन यानी कि आपको कोई डिजेक्ट कर दिया है, ग्लूम यानी बेकार का, एंड डिप्रेशन और चिंता का। क्या होता है, कौवा, ये सब सारे बैड जो इमोशंस होते हैं उसका निशानी होता है, उसका संकेत होता है। Also, he has used this as a symbol to show that these inauspicious things of nature can also change a person's mood and mind। लेकिन यहाँ पे देखिए कि पोएट ने इसको सिंबल के रूप में यूज करके ये दिखाया है, ये दिखाते हैं क्या कि ये जो अशुभ चीजें हैं, ये जो अशुभ चीजें हैं क्या करती हैं, तो नेचर की जो ये अशुभ चीजें हैं वो किसी के मूड को और किसी के माइंड को चेंज करने में अच्छा रोल निभाती हैं। The poet is having a bad day and he is clear about that। वो शुरू से ही क्लियर थे कि उनका जो आज दिन है, उनका जो मूड है आज बुरा है, अच्छा नहीं है। However, to make us understand the severity of the sullen mood, उनके बेकार मूड को समझने के लिए he introduces us to the symbol of the hemlock tree। उनका जो मूड बेकार था उसको सिंबल के रूप में दिखाएं, किस चीज के सिंबल में, हेमलॉक ट्री के सिंबल के रूप में दिखाएं। Hence the hemlock tree from which the poison is said to be made a symbol of death। क्योंकि हेमलॉक ट्री जो धतूरे का पेड़ होता है उसका जो बीज, पत्ता, फूल जितना भी होता है वो पॉइजन होता है, जहर होता है। शंकर भगवान जी इसको खाते पीते हैं, आप लोग तो जानते होंगे। तो ये चीज जो है ना, जहर का संकेत होता है, जहर ही होता है, जो कि किस चीज का सिंबल है, डेथ का। जहर खाने से आदमी क्या करता है, सीधे पार, यानी कि डेथ हो जाती है, तो ये डेथ का सिंबल है। द नेक्स्ट सिंबल दैट द पोएट इंट्रोड्यूसेस टू अस इज दैट ऑफ द क्रो। और जो अगला सिंबल है वो क्या है, कौवा है, जिसको कि पोएट ने हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है, यानी कि बताया है। द क्रो इज एन एम्बिगस सिंबल एंड कुड स्टैंड फॉर मेनी थिंग्स। कहा जा रहा है कि जो ये कौवा होता है अस्पष्टता का निशानी है। अस्पष्टता का कैसे, आज यहाँ बैठा कल वहाँ चला जाएगा, कल वहाँ चला जाएगा। कौवा एक जगह नहीं ठहरता है, और जहाँ भी ठहरता है तो कहा जाता है कि कौवा आया है, ये अच्छा निशानी नहीं है। तो जनरली द क्रो इज कंसिडर्ड टू बी अग्लीस्ट एमंग ऑल बर्ड्स। साधारणतः कहा जाता है कि कौवा जो है सबसे अग्लीस्ट, सबसे खराब पक्षी है पूरे सारे पक्षियों में। हेंस इट कुड बी अनदर साइड टू डिग्रेड द पोएट्स मूड वंस अगेन। ये जो था पोएट्स के मूड को फिर से डिग्रेड कर सकता था, यानी कि और खराब कर सकता था, लेकिन नहीं, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिलान हुआ, इन दोनों के जो मिलान से जो घटना घटी उससे पोएट का मूड चेंज हो गया। जो हमारा अगला जो फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस है वो क्या है, इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट कब होता है, तो अगर आप लोगों को रिमाइंड होगा हमारे पोएम के बारे में, तो पोएम हुआ क्या था कि एक लाइन स्टार्ट हुआ फिर दूसरा लाइन स्टार्ट हुआ, तो एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच कोई पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस प्रकार जब दो लाइन को बिना पंक्चुएशन मार्क्स के पोएम में प्रयोग किया जाता है तो इस चीज को इंजैम्पमेंट बोला जाता है। देखिए, इन इंजैम्पमेंट द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स। यानी बिना पंक्चुएशन मार्क्स के उस सेंटेंस को बिना पंक्चुएशन मार्क्स के जब अगले लाइन में रिपीट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, इंजैम्पमेंट। इट हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोएम। ये पूरे पोएम में यूज हुआ है। आप देखिएगा कहीं पे, एक मिनट, जो ये हम बताएं कि पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, तो पंक्चुएशन मार्क्स मतलब कि कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा,
इत्यादि इत्यादि। तो वो सारे आप ध्यान दीजिएगा। तो लास्ट में बस एक बार फुल स्टॉप आया, स्टार्ट हुआ, कहीं कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं, लास्ट में कॉमा ये फुल स्टॉप का यूज हुआ है, यानी कि इसमें पूरे पोयम में इंजैम्बमेंट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर मतलब होता है रूपक। इसमें क्या होता है कि दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, लेकिन कंपेयर एज वेल एज ये सारे वर्ड्स के साथ नहीं किया जाता है। कंपेयर करके हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे तुम चांद हो। हम ये भी तो कह सकते थे कि तुम चांद के जैसे सुंदर हो, लेकिन हम क्या बोले, तुम चांद हो। हम डायरेक्ट उस चीज को दर्शा दे रहे, उसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, वही चीज बता दे रहे हैं। तो इस प्रकार के जो पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाफर बोलते हैं। तो इसमें मेटाफर कैसे यूज हुआ है, तो हेमलॉक ट्री को बैड का निशानी मान लिया गया है, और वो यहाँ पे देखिए, दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड व्हेन अ कन्वर्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज। दो डिफरेंट चीजों या विचारों को जब कंपैरिजन किया जाता है, वो भी कैसा, तो कवर्ट कंपैरिजन किया जाता है, तब हम कहते हैं कि वहां पे मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। जैसे पोएट्स का मूड और हेमलॉक ट्री दो अलग अलग चीजें हैं। हेमलॉक ट्री मतलब कि उनका बुरा माइंड था, बुरा मूड था, और उनके मूड को हेमलॉक ट्री से कंपेयर किया गया है, तो ये मेटाफर हो गया। नेक्स्ट है सिनेक्डॉक। एक है सिनेक्डॉक। दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज इन मेनी वेज टू रिप्रेजेंट वन थिंग विद द हेल्प ऑफ एन इंटायरली डिफरेंट वन। कह रहा है कि जब किसी भी एक चीज को एकदम अलग डिफरेंट चीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तब हम कहते हैं कि सिनेक्डॉक पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कैसे एक दूसरे चीज को कैसे डिफरेंट वे में यूज किया गया है, तो पोएट का मूड देखिए, सेकेंड स्टांजा में कह रहा है कि इन दिस पोएम द पोएट यूजेस दिस डिवाइस टू रिप्रेजेंट द होल इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड स्टांजा। सेकेंड स्टांजा के फर्स्ट लाइन में यह चीज प्रयोग किया गया है। ही सेज दैट हिज हार्ट हैज अंडरगोन अ चेंज ऑफ मूड। वो कहते हैं कि उनका जो हार्ट है वो मूड के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है, बिकॉज क्योंकि द क्रो हैज मेड द स्नोफ्लेक्स फ्रॉम द हेमलॉक ट्री रेन डाउन ऑन हिम। क्योंकि उनके ऊपर स्नोफ्लैक्स जो है वो कौवे के द्वारा गिरा दिए गए हैं। तो ये हमारा पूरा पोयम हो गया, जिसके कारण हुआ है पोएट का मूड चेंज कर गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पोयम। पोयम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो दिस पोयम, ये जो पोयम है कौन सा, डस्ट ऑफ स्नो, ये कंपोज किया गया है फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था 1874 में एंड 1963 में इनकी डेथ हो गई थी। इस पोयम का राइम स्कीम जो है वो है AB AB CD CD, एंड ये जो पोयम है वो कंटेन करता है 2 स्टांजास एंड इट कंटेन्स 8 लाइन्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पोयम। अब हम हमारे वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं इस पोयम के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक बने रहिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह से हमारे शिक्षकों के बेहतर एजुकेशन को आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज पहुँचे सबसे पहले आप तक। जय हिंद।